हेलो नमस्कार बेटा, योर मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस। साथियों, आज हम लोग आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर एक फेवरेट टॉपिक को लेकर आए हैं। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि हम लोगों ने जो ये अपनी एक थीम शुरू की थी कि हम पूरे क्लास 12th के बायोलॉजी को विद इन द 16 डेज 1 डे 1 चैप्टर के आधार पर समाप्त करेंगे। एज यू नो दैट आप लोग को पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग नहीं जानते हैं तो वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर यानी रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट हैज़ बीन डन। आज उसी क्रम में चलने वाले हैं साथियों, हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करने वाले हैं जो कि होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये समझना है कि शुरू से अंत तक बने रहना है, क्योंकि वीडियोस हमारा मात्र 35 से 40 मिनट में पूरा चैप्टर में समाप्त करने वाला हूँ आज। और इसको हम बोलेंगे वन शॉट ना कहते हुए इसे हम गन शॉट के रूप में लाएंगे, क्योंकि जिस तरह से गन तेज़ी से निकलती है उसी तरह से आज आपको हम गन की तरह उतने स्पीड से पूरे के पूरे सब चैप्टर्स को आसान तरीके में समझाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक बायोलॉजी कहीं पर भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। आप कमज़ोर हैं, आपको लगता है, बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, आप बेहतर होने वाले हैं। आप एक ऐसे मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, बशर्ते आप ये 16 दिन का जो हमारा एक कह सकते हैं जो सीरीज चलने वाला है उसको ज़रूर आप देख लीजिए, तो निश्चित तौर पर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके के नंबर गेन कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना लेट के हुए शुरू से अंत तक बने रहना है आप लोगों को। देखते रहिए, बहुत आसान तरीके में मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखते होंगे आप लोग कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको आप नाम दे रहे हैं क्या, गन शॉट। ठीक है, गन क्यों है अब आपको पता लगेगा आगे 35 से 40 मिनट के अंदर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको ये समझने वाली बात है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या ऐसी खास बात है कि जो और एनिमल्स में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले जिसमें बताएंगे आप लोग कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा। एक प्रकार से ह्यूमन हमेशा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। फिर आप देख सकते हैं कि बीवी पेरस होता है, मतलब क्या करता है वो बच्चे को जन्म देता है, आपको पता है, कोई अंडा थोड़ा ना जन्म देगा, वो बच्चे को जन्म देगा, तो यानी हम कहते हैं बीवी पेरस होता है। फिर बताते हैं कि इसमें गैमीट का फॉर्मेशन इसमें होगा बेटा, जिसमें गैमीट के फॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसमें पूरी की पूरी यानी कि ह्यूमन जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं बेटा कि क्या करता है, गैमेट का फॉर्मेशन करता है। यानी हम कह सकते हैं कि मेल में आप देखेंगे तो मेल में गैमेट जो बन रहा है उसका नाम है हम अस्पर्म के नाम से जानते हैं, फीमेल में ओवम बनता है। समझ में आई बात है। तो ओवरी के द्वारा और टेस्टिस के द्वारा, वो आगे प्रोसेस बताता हूँ क्या कैसे बनते हैं। फिर बता देना कि अब सबसे पहले मैं जनरल पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, फिर बताना इसमें इंसेमिनाइजेशन होता है। यानी कह सकते हैं कि जो स्पर्म्स होते हैं उसको किस तरह से वेजाइनल ट्रैक्ट में ले जाकर के डिपॉजिट करने का काम मेल्स के केसेस में होता है। तो आप देख सकते हैं ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भी एक पार्ट होता है। नाउ फर्टिलाइजेशन पता होगा कि द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। ये भी प्रोसेस होगा। यहाँ देख सकते हैं जायगोट जो फ्यूज़ करेगा जायगोट बनेगा। जायगोट में फॉर्मल आप देख सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट एक पोजीशन होगी, एक अवस्था होगी जो बनता है, और वही बनने के बाद आगे देखेंगे किस तरह से वो जा करके यूटेरस की वॉल पर आगे करके डिपॉजिट हो जाता है, जम जाता है, उसी पे पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड होता है, दैट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोनिक फेजेस, यानी एम्ब्रियो का हम कह सकते हैं डेवलपमेंट जो होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एंड द पार्ट ऑफ द यूरेशन, यानी पार्चुरेशन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। पार्चुरेशन मीन्स होता है द डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड द पार्चुरेशन। ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में थोड़ा बहुत समझते हैं। देखिए इससे सबसे पहले इसके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं कहाँ पर होते हैं, पेल्विस रीजन पर होते हैं। इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, क्लियर है बात। फिर देखेंगे बेटा कि इसमें एक्सेसरी डक्ट पाया जाता है। देखिए एक्सेसरी मतलब सहायक, जैसे किसी बैंक में कोई मैनेजर होता है तो अपने साथ बहुत सारे सहायक को रखता है ना, सहायक की भर्ती करता है। वो एक्सेसरी जो इनके मतलब हेल्पर जो होते हैं वो स्पेशल डायरेक्टली वो मदद नहीं कर रहे हैं, बट दे आर इन्वॉल्व इन द इनडायरेक्टली फॉर द रिप्रोडक्शन, राइट। अब देखेंगे इसमें कि एक्सेसरी डक्ट होते हैं, इसमें बेटे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड जिसको आप कहते होंगे। फिर देखेंगे इसमें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगा ही होगा, मेल फीमेल में अलग अलग होगा। एंड स्क्रोटम इज ऑल्सो प्रेजेंट। यू नो दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्क्रोटम। स्क्रोटम इज अ पाउच विच
क्या करता है, आउटसाइड होता है, एब्डोमेन बाहर, शरीर के बाहर होता है। हेल्प इन द, कह सकते हैं कि बॉडी के टेम्परेचर से जो कह सकते हैं टेस्टिस का जो हम कह सकते हैं टेम्परेचर होगा उसको लेस करता है, कितना 2 से 225, यानी कह सकते हैं 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर से क्या करता है उसको कम कर देता है, इसलिए ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। फॉर दैट नाउ ओवल होते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर ब्रीथ होती है, यानी चौड़ाई। अंदर टेस्टिस आप देखेंगे कि एक डेंस कवरिंग के द्वारा घिरा भी रहता है, ध्यान दीजिए इस बात को। फिर बताना इसमें दोस्तों कि ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस आप देख सकते हैं कि किस तरह से 200 मतलब कैसे कंपार्टमेंट में, जैसे कमरे होते हैं ना, एक घर में 200 कमरे, ऐसे एक टेस्टिस है जो 200 कमरे में बटा होता है, यानी कंपार्टमेंट में बटा होता है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, टीएल, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल इज कवर्ड, या कह सकते हैं डिवाइडेड इनटू द 1 to 3, 1 या 3, 1 से लगा के 3 तक एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, EST। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बटा होता है, जिसमें 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। जो इनर साइड में देखेंगे तो मेल जेम सेल होता है, उस मेल जेम सेल में कह सकते हैं कि एक डिवीज़न होता है, और इस माइटोटिक डिवीज़न से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। और दूसरा उसी में कह सकते हैं एक और होता है जो सर्टोली सेल के नाम से जाना जाता है। ये वही सर्टोली सेल होगा जो मेल जेम सेल्स में मेयोटिक डिवीजन के दौरान जब स्पर्म का फॉर्मेशन बनता है तो इसको नरिशमेंट देता है, राइट। तो ये इनर सेल हो गया। और उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो अंदर वाला सेल यानी आउटर रीजन है, इसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस पाए जाते हैं, इसको लीडिंग सेल के नाम से जानते हैं। और इसमें ब्लड कैपिलरीज भी, वेसल्स भी पाई जाती हैं, ध्यान देना। अब ये बन जाता है। अब दोस्तों आगे क्या होगा कि यहाँ से ये टेस्टिकुलर जो हार्मोन्स को भी सिक्रेट करता है, ध्यान देना। ये टेस्टिकुलर जो हार्मोन्स होता है यहाँ से, यही भाई साहब निकालते हैं जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। अब वो कौन सा टेस्टिकुलर हार्मोन्स है, तो उसका नाम है एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, एंड्रोजन मेल के केसेस में होता है, आप जानते होंगे इसको। फिर बताइए कि मेल एक्सेसरी डक्ट में क्या होता है कि मेल एक्सेसरी डक्ट रीटी टेस्टिस है, इसमें वासा एफ्रेंसिया है, एपिडेडमिस है, वास डिफरेंस होता है, ये चीज़ होती है। बात समझ आई। अब यहाँ तक हमने बात की थी कि किस तरह से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में मामला आके रुक गया था, जिसमें अब इनर आउटर सारे सेल्स का नाम बताते। अब यहाँ से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म आगे बढ़ेगा ना, तो वही चीज़ मैंने डायरेक्ट अब यहाँ लिखा है। देखो, अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जो रीटी टेस्टिस के माध्यम से वासा एफ्रेंसिया में पहुँच जाता है, और यहाँ पर वो आगे एपिडेडमिस में जाता है जो कि क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होता है, ध्यान देना इसको। यहाँ से वो कह सकते हैं कि स्टोर रहता है, जब वो मैच्योरिटी की अवस्था में पहुँच जाता है फिर आगे बढ़ेगा। फिर देखेंगे वास डिफरेंस में पहुँच गया। वास डिफरेंस में जाने के बाद दोस्तों क्या कहता है, जब वास डिफरेंस में जाता है तो वास डिफरेंस रिसीव करता है एक डक्ट को। देखो उस डक्ट का नाम क्या है, तो वो डक्ट को रिसीव करता है कहाँ से, फ्रॉम द सेमिनल वेसाइकल। अब इसी के पास सेमिनल वेसाइकल के द्वारा छोड़ा गया एक डक्ट होगा जो वास डिफरेंस में पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर आ गया। फिर ये फाइनली ओपन होगा यूरेथ्रा के द्वारा, फिर ये ब्लैडर में पहुँचेगा, फिर पेनिस थ्रू क्या करेगा, ये यूरेथ्रल मीटस इसका नाम होता है। जब ओपनिंग फ्रॉम द आउटसाइड होता है, फ्रॉम द पेनिस इज कॉल्ड द यूरेथ्रल मीटस के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक, ये बात हो गया। अब दोस्तों देखेंगे पेनिस यानी एक मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है जिसमें स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो हेल्प करते हैं उसको इरेक्शन में, स्टैंड करते हैं उसको, है ना, इरेक्ट करते हैं फॉर द इंसेमिनेशन के लिए। और फिर देखेंगे जो इनलार्ज एंड होता है उसका नाम है ग्लास, जो कि कवर्ड होता है एक लूज फोल्ड स्किन के द्वारा, जिसका नाम होता है फॉर स्किन के नाम से जानते हैं। एंड मेल एक्सेसरी ग्लैंड में आप देखेंगे पेयर्ड होता है, क्या एक पेयर्ड होगा सेमिनल वेसाइकल, इसमें एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो कि आप देखेंगे यूरिन और स्पर्म को क्या करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है, अलग अलग जाने के रास्ता देता है। इसमें हो जाता है एक कैंसर हो जाता है जिसको प्रोस्टेट कैंसर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जैसे मेमोरी कैंसर होता है फीमेल्स में, ऐसे यहाँ पर देखेंगे प्रोस्टेट कैंसर के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर पीरियड ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाती हैं। ध्यान दीजिए, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वही है जो क्या करता है, लुब्रिकेशन में मदद करता है। तो ये सब मिल करके दोस्तों सिक्रीट करते हैं क्या, एक सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करते हैं जिसमें रिच होता है क्या, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, और ये एंजाइम होते हैं। किस लिए होते हैं, फॉर द लुब्रिकेशन करने का, यानी उसको इरेक्ट करने में, यानी उसको कह सकते हैं मतलब थोड़ा ऑयली बनाने के लिए ये सब मदद करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा F1 पेयर टेस्टिस हो जाता है जिसमें ये हमारा सेमिनल वेसाइकल है। यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये बल्बो यूरेथ्रल वाला ग्लैंड है जो दोनों भी मैंने आपसे बताया था। और यहाँ पर देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो ये वाला लाइन हमारे यूरेथ्रल के नाम से जानते हैं, ये सब टेस्टिस है। और ये जिससे कवर होता है उस स्किन का नाम है फॉर स्किन। और ये जो हमारा जो इंड वाला एरिया है उसको बोलते हैं ग्लांस, यानी पेनिस ग्लांस के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर इससे भरे बड़े हैं, इसको बोलते हैं क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। जो देख सकते हैं कैसे जुड़े रहते हैं, तो ये रेटी टेस्टिस के द्वारा आगे बढ़ते हैं। और ये फाइनली देख सकते हैं ये वाले हमारे क्या होते हैं, वेसाइकल हो जाते हैं वी, और ये एपिडेडमिस के रूप में जाने जाते हैं, पूरा जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स में पड़े रहते हैं। और ये हमारा जहाँ से पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर है, इसी से एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर्स होता है जिसका नाम है यूरेटर के नाम से जानते हैं। क्या मामला क्लियर है यहाँ तक,
चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए भैया आगे इसमें देखेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अभी आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा फिगर के साथ, ठीक है। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए इसमें सिंपल बताइए कि इसमें पीरियड ऑफ ओवरी होता है, ओविडक्ट होता है जिसको फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा। यूटेरस होगा, सर्विक्स होगा, इसमें वेजाइना होगा, सर्विकल कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक्सटीरियर या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी होता है, कहाँ पर होता है ये, पेल्विक रीजन्स पर पाया जाता है, नहीं आगे साइड पर होता है, ठीक है। फिर देखेंगे बेटा इसमें ये जो होता है कनेक्ट कैसे होता है, तो पेल्विक वॉल से कनेक्ट रहता है, जो ओवरी की बात आप कर रहे हैं। या इसमें एक चीज़ और देखिएगा, इसमें पीरियड ऑफ मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है ना, पीरियड ऑफ मेमोरी ग्लैंड। हाँ मेमोरी ग्लैंड इज नॉट डायरेक्टली कनेक्ट, लेकिन ये एक प्रकार से स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली हेल्प करता है, ओवल्यूशन में मदद करता है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है ना। ओवरीज कितने थे, यानी हम कहते हैं कि ये एक होता है जो कि फीमेल में एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में जाना जाता है, ध्यान देना। फिर बताना इसमें कि ओवरी बेटा एक अपने अंदर से स्टेरॉयड हार्मोन्स निकालता है जिसको ओवेरियन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये दो तरीके के बता दीजिए, इसमें कितने 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और कनेक्ट होते हैं ओवरी किससे, एक पेल्विक वॉल से, किसके मदद से, लिगामेंट के द्वारा। जितनी ओवरी होती हैं ये कवर्ड होते हैं एक थिन इपीथीलियम से, थिन इपीथीलियम से होती है जो कि इनक्लोज होता है। उसके अंदर क्या इनक्लोज होता है, तो वो इनक्लोज होता है एक ओवेरियन स्टोमा के द्वारा। ओवेरियन स्टोमा के पार्ट 2 टाइप्स के हम कह सकते हैं भाग होते हैं, जिसमें एक होगा पेरिफेरल रीजन वाला, कहलाता है कॉर्टेक्स कहा जाता है इसको, और जो हमारा इनर लेवल पर है इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेडुला कहा जाता है, राइट। अभी आप फिगर देख भी सकते हैं। फिर देखिए इसमें आगे बताना है आपको कि जैसे ये हमारा ओविडक्ट जो होता है, यूटेरस होता है, वेजाइना होता है, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, फीमेल एक्सेसरी डक्ट के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब है जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और एक्सटेंड होते हैं ईच ओवरी में। और वो कहाँ पर खुलते हैं, फैलोपियन ट्यूब सारे ओवरी में आकर के खुल जाते हैं। देखिए अब वो कहाँ चली जाती है, टू द यूटेरस, फाइनली वो यूटेरस में पहुँच जाते हैं। फिर देखिए बेटा ये यूटेरस जो होता है ये वेजाइना थ्रू सर्विक्स के द्वारा आगे बढ़ता है, जो कि आगे सर्विकल कैनाल के द्वारा फाइनली वेजाइना से होते हुए फिर कहाँ पर, यूटेरस में पहुँच जाता है, ठीक है ना। यूटेरस में आप देख सकते हैं दोस्तों कि यूटेरस में ऐसी क्या क्वालिटी है, तो 3 लेयर है। एक जो आउटर साइड में जो कि पतली होती है पेरीमेट्रियम कही जाती है, जो मिडिल में है मायोमेट्रियम कही जाती है, और जो इनर साइड में है उसको इंडोमेट्रियम कहते हैं, जो ग्लैंडुलर टिश्यू से मिल करके क्या होते हैं, बने होते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होता है ना, ये कंटेन होता है मॉस प्यूबिस के द्वारा। और मॉस प्यूबिस क्या है, कैसे बने होते हैं, तो ये हमारा फैटी एसिड से होता है। कुशन सेल्स होते हैं, कुशंस लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि फैटी एसिड के द्वारा कवर्ड रहता है, स्किन के द्वारा, बाय द स्किन एंड द प्यूबिक हेयर, इसके द्वारा ये कवर्ड रहते हैं। एंड इसी में आगे समझेंगे, फिर बताएंगे इसमें कौन कौन से और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं। तो लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा है, लेवेरा या लोबिया, लेविया माइनोरा, मेजोरा एंड माइनोर, बहुत इंपॉर्टेंट है माइनोरा लेविया। ये जो हमारा लेविया माइनोरा है ये पेड़ होते हैं, फोल्ड ऑफ द टिश्यू किसके अंदर होता है, अंडर द लेविया मेजोरा। तो ये माइनोरा कहाँ पर होता है, अंडर द मेजोरा के अंदर, मतलब हल्का है माइनोरा, तो जाहिर बात है कि मेजोरा के अंदर क्या होता है, उसी के अंदर रहता है। और फिर देखेंगे इसमें एक होता है हाइमन है और एक क्लाइटोरिस है। तो ये जो 2-4 आपने देखा है ये सब हमारे जेनेटिलियन के रूप में जाने जाते हैं फीमेल्स में। फिर देखना बेटा कि ओपनिंग ऑफ द वेजाइना कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है वेजाइना, जहाँ से खुलती है उसी का नाम है हाइमन। हालांकि इसमें देखेंगे क्लाइटोरिस क्या है, तो एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, बहुत ही फिंगर की तरह एक छोटी सी संरचना होती है जो कि पाई जाती है कहाँ पर, ये लाई होता है, पड़ा रहता है अपर द जंक्शन, है ना, ऑफ द 2 लेविया माइनोरा, 2 लेविया माइनोरा के बिल्कुल अपर जंक्शन पर यहीं पर क्या होता है, वो पड़े रहते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपने देख लिया होगा, यहाँ पर टिनी फिंगर लाइक होते हैं ये सब। फिर देखना बेटा हाइमन जो होता है ऑफन आप देखेंगे टर्न हो जाते हैं, यानी कह सकते हैं ब्रेक भी हो जाते हैं फर्स्ट क्वाइटस के दौरान, यानी फर्स्ट वाले इंटरकोर्स के दौरान वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि समाज में इस बात को लेकर के काफ़ी आपत्तिजनक बातें होती हैं कि भाई ये क्वाइटस के दौरान ही ब्रेकडाउन होता है, बट हो सकता है कि वह कहीं ना कहीं अलग वर्क जैसे स्पोर्ट से भी टूट सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, या साइकिलिंग के दौरान या राइडिंग के दौरान, यानी कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिस माध्यम से हाइमेंस कैन बी द टर्न, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ओनली वन रीज़न फॉर दैट,
ठीक। फिर देखेंगे जैसे समझ सकते हैं कि फीमेल्स में आप देखेंगे 1 पेयर ओवरीज पाई जाती हैं। ओवरीज जो बेटा होता है ये कैसे जिस इस पूरे भारी से गड्ढे में खुलता है, इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब होता है, जो 10 से 12 सेंटीमीटर पहले बताया। इसकी 3 वॉल होती हैं, वह ओवरीज के बिल्कुल कवर होती है। बगल में कौन है, तो एक हम देखेंगे एक कह सकते हैं उभरा हुआ भाग होता है कप शेप, जिसका नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। उस इनफंडिबुलम के नीचे बिल्कुल देखेंगे तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको नाम होता है फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या काम करता होगा, फिम्ब्री आर द हेल्प टू द कलेक्ट ऑफ द ओम, यानी ओवल्यूशन के दौरान जो ओम निकलता है उसको एक कलेक्ट करने का काम करता है, जिससे ये आगे सरका देता। और एक यहाँ देखेंगे तो एक नैरो लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, उभरा हुआ रहेगा, प्रोजेक्ट होगा, जिसका नाम होगा एम्पुला। एम्पुला में पहुँचेगा एंड फाइनली देखेंगे द लास्ट एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इस कॉल्ड द एस्थमस। तो ये 3 पार्ट होते हैं, एक फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ये सर्विक्स होता है, ये सर्विकल कैनाल है, फाइनली ये वेजाइना है। साइड में आप देखेंगे एक यूटेरस होता है जिसकी 3 वाल है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ये पेरीमेट्रियम होता है। ये जो पूरा गैप होता है इसको बोलते हैं यूटेरियन कैविटी के नाम से जाना जाता है। एंड ये हमारा जो एरिया होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं यूटेराइन फंडस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी में एक सीलियल या सिलेरी ग्लैंड्स पाई जाते हैं, ये सेल्स पाई जाती हैं जो इसको मूव करके आगे धकेलती हैं यूटेरस की तरफ। समझ में बातें? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए बेटा इसमें आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए अब अगला प्रोसेस क्या हमारा भाई, इसमें कहा गया गैमेटोजेनेसिस क्या है। गैमेटोजेनेसिस मतलब ये हो गया बेटा कि मेल और फीमेल में कुछ गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि अभी मैंने आपसे बताया कि अस्पर्म एंड ओम यही बनते हैं, अस्पर्म टेस्टिस थे तो ओम वही वाली बात है। आगे देखेंगे टेस्टिस में बेटा क्या होता है कि जो कुछ इमेच्योर मेल गैमेट यहाँ से निकलते हैं, यानी कि मेल गैमेट जो सेल्स होते हैं उसका नाम क्या है, आस्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। आगे चल के बेटा क्या बनाते हैं, यही ऑस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, यानी आस्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, उस अवस्था में देखने को मिलता है जो कि प्यूबर्टी अवस्था में होता है। प्रेजेंट कहाँ पे होता है बेटा, ये फिर आगे इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अभी जाकर के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या हुए वहीं पे है। फिर फाइनली इसमें एक माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये जिसमें देखेंगे कि जैसे इसमें माइटोटिक डिवीजन चलेगा तो ऑस्पर्म की जो नंबर होगी, जो संख्या होगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज द नंबर ऑफ द ऑस्पर्म आफ्टर द मेयोटिक डिवीजन इन द सेमिनल ट्यूब्यूल्स में, ठीक है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जैसे हुआ प्रोसेस हुआ। आगे देखेंगे कुछ अस्पर्मेटोगोनिया दोस्तों होते हैं जिसका नाम क्या पड़ जाता है, अस्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। हालांकि माइटोसिस से डिवीजन हो रहा है, मियोसिस, यानी कुछ ऐसे अस्पर्मेटोगोनिया हैं जिसमें डिवीजन होगा और डिवीजन के बाद एक कन्वर्ट होकर किसमें, अस्पर्मेटोसाइट्स में होता है। फिर इसमें फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा, यानी रिडक्शन डिवीजन जिसको आप कहते हैं, जिससे ये बदल जाएगा 2 इक्वल हाफ यानी हैप्लॉइड सेल में, जिसका नाम होगा सेकेंडरी अस्पर्मेटोसाइट कहा जाता है, जिसमें 23 यानी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फिर देखेंगे दोस्तों में सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन होगा, यानी दूसरा चलेगा तो 4 इक्वल इसमें बनेंगे, यानी 4 इक्वल सेल बनने की कोशिश में हो रही है, जिसका नाम हो जाएगा क्या, आस्पर्मेटिड्स के नाम से जानते हैं। और आस्पर्मेटिड आगे बना देगा क्या, आस्पर्मेटोजोआ। आस्पर्मेटिड से आस्पर्मेटोजोआ यानी जिसको आस्पर्म कहते हैं आप, इस प्रोसेस को बनने की प्रोसेस को बोलते हैं आस्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आस्पर्मेटिड से आस्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस कहलाती है हमारी क्या बेटा, आस्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर बात? आगे देखना। फिर यहाँ पर बताइएगा कि नाउ अब यही अस्पर्म जो होता है अपना जो खोपड़ा है, यानी खोपड़ी जो है, इसको कहाँ धसा देता है, सर्टोली सेल में। अब सर्टोली सेल में कहा जा रहा है, वहीं पे इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, वहीं दाब के ऊर्जा खाएगा और जैसे एनर्जी मिलेगा फिर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। और रिलीज़ कहाँ से, फ्रॉम द सेमिनल ट्यूब्यूल से, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आ गया। और वहाँ से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी कह दीजिए सर्टोली सेल से अस्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाना, तो वही है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आ गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं आस्पर्मिएशन कहा जाता है। तो ध्यान देना, सर्टोली सेल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आस्पर्मिएशन होता है। यहाँ पर आस्पर्मेटिड से आस्पर्मेटोजोआ यानी अस्पर्म का फॉर्मेशन बनने के प्रोसेस को आस्पर्मियोजेनेसिस, ये दोनों पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। अब दोस्तों ये हो गया आस्पर्म क्या होता है कि दोस्तों देखिए आस्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी अवस्था में। क्यों ऐसा होता है, क्यों अस्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है, क्योंकि उस दौरान हमारे बॉडी में एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम है GnRH, यानी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ये इसकी
नंबर बहुत बढ़ जाती है प्यूबर्टी अवस्था में। इसीलिए ये अभी अस्पर्म बने ही ना, जिसके बॉडी में ये नहीं निकलता, ध्यान रखिएगा, उसके अंदर वो बनता ही नहीं है, माल पानी सब बंद, समझ पा रहे हो। अब जब वही बंद हो गया तो जीवन के रास्ता भी धीरे धीरे क्लोज होने के अंधकार में आने लगता है, ठीक है ना। अब ये हो गया, ये कहाँ पे होता है GnRH, तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होता है, जो कि हम देखते हैं कि कहाँ पर एक्ट द जो इंटीरियर होता है, नहीं हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर इसका वर्क होता है, जो स्टिमुलेट कर देता है दो चीज़ को, एक तो FSH को रिलीज करता है। अब FSH क्या है भैया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब ये स्टिमुलेट धक्का मारेगा कि ले जाओ, तो ये कहेगा फॉलिकुलर, ये कहेगा कि मैं सर्टोली सेल पे चला जाता हूँ, तो ये बोलेगा सर्टोली सेल पे जाके क्या करोगे बाबू, तो ये कहेगा साहब जब मैं सर्टोली सेल पे जाऊँगा तो वहाँ से कुछ सिक्रीट करूँगा, कुछ फैक्टर सिक्रीट कर दूँगा, और ये सारे चीज़ मिल करके बना देंगे अस्पर्मियोजेनेसिस का फॉर्मेशन कर देंगे। अस्पर्मियोजेनेसिस है, देखो भैया, अस्पर्मेटिड से अस्पर्मेटोजोआ, यानी अस्पर्म बन रहा है, तो बहुत बड़ा खेल है चाचा का, जिसका नाम है क्या, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। वो FSH कहाँ से बना है, GnRH की संख्या बढ़ जाने से। वो कब बढ़ा था, प्यूबर्टी अवस्था में। क्लियर मामला ना, तो कनेक्ट होते रहिए। अब ये हो गया, अब देखेंगे होता क्या है। अब भैया LH क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये एक्ट करता है लीडिंग सेल पे, और लीडिंग सेल पे आप जानते हैं कि उससे एंड्रोजन नाम का हार्मोन्स बना था, तो वही बनेगा यहाँ पे, मेल में होता है। तो मामला मेरे हिसाब से ये गैमेटोजेनेसिस क्लियर होगा। अब ओजेनेसिस, एक होता है ओवल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ द ओवा फ्रॉम द ओवरी। भाई ओवरी से ओवा धकेल दो, ओवल्यूशन प्रोसेस हो गया। ये अवस्था होता क्या, फीमेल के केसेस में ये होता है कि ये एम्ब्रियोनिक अवस्था में ही प्रोसेस शुरू हो जाता है, जब वो जन्म लेती है उस अवस्था में ही शुरुआत हो जाती है। यानी कहेंगे कि एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अवस्था में होगा। ओजेनेसिस होता है दोस्तों, जिससे आप देखेंगे ओगोनिया इसमें बनता है, यानी ये गैमीट मदर सेल के नाम से जाना जाता है, ओगोनियम, जिसमें फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा, जिससे प्राइमरी ओसाइट बनेंगे, जो कि दोस्तों कवर्ड होता है। अब ये प्राइमरी ओसाइट किससे कवर्ड होता है, तो एक कवर होता है, एक लेयर होता है जिसका नाम है ग्रेनुलोसा लेयर। उस ग्रेनुलोसा लेयर का नाम हो जाता है फॉलिकल्स के नाम से जानता। ध्यान दीजिए कि फॉलिकुलर स्टेज है ये सब। अभी एक ल्यूटिनाइजिंग हार आएगा जब आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाऊंगा, तो ये हो गया। बहुत सारे मैनी ऑफ डेड, बहुत सारे होते हैं ना कि ये सब डेड हो जाते हैं, लेकिन प्यूबर्टी अवस्था तक आप देखेंगे, देखिए ओनली 60 to 80 हज़ार, यानी 60 से 80 हज़ार बच जाते हैं प्यूबर्टी अवस्था में, लेकिन ओनली 1 फॉलिकल इन ईच ओवरी, एक ही ओवरी में मात्र एक आप देखेंगे। हालांकि ये मिड में निकलता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, एक फॉलिकल बचते हैं जो कि कवर होता है मोर देन लेयर से, जिसका नाम पड़ जाता है ग्रेनुलोसा सेल। और यही ग्रेनुलोसा सेल हमारा दोस्तों ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। फिर ये टर्सरी फॉलिकल्स में हो जाएगा, जो कि फिल्ड होता है एक लिक्विड से, एक जिस कैविटी का नाम होता है क्या, एंट्रम कहा जाता है। फाइनली दोस्तों ये हमारा प्राइमरी ओसाइट जो है ये ग्रो करता है, साइज में बढ़ता है, और इसमें मेयोटिक डिवीजन होता है फर्स्ट, जिससे आप देखेंगे किसमें, इन टर्सरी फॉलिकल्स में मेयोटिक डिवीजन हुआ, जो फॉर्म करता है हैप्लॉइड लार्ज क्या, सेकेंडरी ओसाइट। अब ये सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर बात यहाँ तक। अब देखिए, और साथ ही साथ एक फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनाती है। अब यहीं से बच्चे का निर्माण शुरू होने वाला है, खोपड़ा यहीं शुरू हो गया है, ये बन के तैयार हो गया। अब ये सेकेंडरी ओसाइट जो था ना, ये रिटेन करता है, अपने अंदर धारण करता है किस चीज़ को, न्यूट्रिएंट्स को, जो कि रिच साइटोप्लाज्मिक होता है ऑफ द प्राइमरी ओसाइट। अब उसके प्राइमरी ओसाइट के जो न्यूट्रिएंट्स उसको रिच को क्या करेगा, धारण करके रख लेगा। और फाइनली आप देखेंगे जो थर्ड वाला फॉलिक्यूल्स होता है, ये हमारा जब मेच्योर्ड हो जाता है, मेच्योर्ड फॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसी का नाम है ग्रेफियन फॉलिक्यूल। यानी टर्सरी फॉलिक्यूल जो होता है वही जब मेच्योर्ड हो जाता है, उस अवस्था को बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिक्यूल कहते हैं। और जो सेकेंडरी ओसाइट होता है ना, ये कहाँ से, ये क्या बनाता है, जोना पेलुसिडा। ये क्या होता है, उसी ओम के चारों तरफ की एक लेयर होती है कोरोना वाली, कोरोनरी। अब यही जोना पेलुसिडा को अस्पर्म तोड़ता है अपने एंजाइम से, ताकत से, जो तोड़ ले जाता है वो अंदर जाता है, बाकी सब जाम हो जाता है पूरा एरिया, ठीक है ना। तो जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन कौन करवा रहा है भाई साहब, तो सेकेंडरी ओसाइट कहती है, ठीक है ना। नाउ अब यही ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होती है, फट जाती है, टूट जाती है, जैसे ये फटता है तो देखेंगे रिलीज करता है, सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंडरी ओसाइट का नाम है ओम के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा है मेमोरी ग्लैंड क्या है। अब जानते थे, अभी मैंने कहा था 1 पेड ऑफ मेमोरी ग्लैंड आर फाउंड इन द फीमेल बॉडी, बट इट कैन नॉट बी डायरेक्टली हेल्प इन द ओवुलेशन। लेकिन आप देखेंगे स्ट्रक्चरली एंड द फंक्शनली कहीं ना कहीं ये ओवा के निकलने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे बनते हैं, ये पेयर्ड में होते हैं, ब्रीस्ट कहा जाता है, कंटेन होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू से और फैट से इसमें पड़े होते हैं।
ये आगे देखेंगे 15 से 20 मेमोरी लोब में डिवाइड हो जाते हैं एंड फिर आगे यह डिवाइड होता है क्लस्टर ऑफ सेल में, जो कि एल्विलाई के नाम से जाना जाता है, जो कि मिल्क को सेक्रीट करता है। फाइनली देखेंगे उसी में कैविटी होती है जिसका नाम है ल्यूमेन। एल्विलाई का जगह होता है कैविटी जिसका नाम है ल्यूमेन, वहीं पर स्टोर हो जाता है एंड फाइनली ये ओपन होता है कहाँ पर, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलते हैं एंड ईच लोब्स, जितने लोब्स होते हैं सब के सब आपस में ज्वाइन कर जाते हैं और ज्वाइन करके आप देखेंगे मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों एंड डक्ट आपस में ज्वाइन करके एक वाइडर यानी बहुत भारी सा एक जगह होता है जिसका नाम है एम्पुला, इसमें आगे खुल जाता है और वो कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा जिससे मिल्क को सक किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व लीजिए फिर आगे बताता हूँ। चलिए बेटा अब इसमें हम थोड़ा समझ लेंगे। अब इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप जान लीजिए। एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है बेटा जो प्रीमेट्स फीमेल प्रीमेट्स में होता है, जिसमें मंकी है, एप्स है, ह्यूमन है, इन सबको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों होता क्या है, स्टार्ट कब होता है, फर्स्ट बिगिन इसका होता है, ये कब होगा, एट द प्यूबर्टी स्टेज, और जब शुरू होता है इस अवस्था को मिनार्च कहते हैं। जिस अवस्था पर रुक जाता है यानी 50 वर्ष की अवस्था में, इसको मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। अब ये रिपीट करता है 28 to 29 डेज पर। फिर देखेंगे इसमें एक ओम आपको मिलेगा मिड में, इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में हर मिड में मिलेगा आपको, और ये फ्लो होता रहता है 3 to 5 डेज, जिसमें ब्रेकडाउन हुआ होता है कि इसका इंडोमेट्रियल जो लेयर है यूटेरस का वो ब्रेक होता है और ब्लड वेसल्स इसमें जिसमें होती हैं वो भी ब्रेक हो जाती हैं थ्रू द वेजाइना। इट कैन सेक्रेट फ्रॉम द आउटसाइड एंड लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो है इसमें आप देखेंगे ये शो करता है। अगर मान लो नहीं है तब जान जाना कि यानी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, या हो सकता है कभी कभी ये स्ट्रेस की वजह से, ये पुअर हेल्थ की वजह से भी ये अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, राइट। अब देखेंगे बेटा जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है ये फॉलोड किया जाता है फॉलिकुलर फेज के रूप में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फर्स्ट फॉलिक्यूल्स जो होता है ना इन ओवरी ग्रो करता है, और जब ग्रो हो जाता है फुल्ली मेच्योर्ड हो जाता है तो उसका नाम होता है ग्रेफिन फॉलिक्यूल, आपको पहले बता चुका हूँ। सम टाइम यानी कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो एंडोमेट्रियम्स होती हैं वो रीजनरेट करना शुरू कर देते हैं थ्रू द प्रोलीफरेशन, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा रीजनरेट करेंगी। एंड ये जो इसकी वजह से जो चेंज होता है कि इसमें ओवरी में और यूटेरस में आप देखेंगे धीरे धीरे वो इंड्यूस हो जाती हैं बाय द चेंजिंग द लेवल ऑफ द पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स, क्योंकि इसकी वजह से जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होता है पिट्यूटरी और जो साथ ही साथ जो ओवेरियन हार्मोन्स होता है इसकी संख्या इंड्यूस हो जाती है, जिस वजह से बदलाव होता है। एंड सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स ये इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द फॉलिकल फेज। अब फॉलिकुलर फेज के दौरान सोचिए GnRH गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स की लेवल बहुत तगड़ी बढ़ती चली जाती है। ये वही GnRH है जो अभी FSH और LH को दे रहा था। ध्यान रखिएगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, कैसे कौन किस पे काम करता था, एवरीथिंग आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर। अब देखेंगे अब यहाँ पर समझेंगे हम कि दोस्तों ये होता क्या, जब ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स की संख्या बढ़ जाती है फॉलिकुलर फेज के दौरान तो होगा क्या इसमें, होगा इसमें ये कि डेवलप करेगा, सिक्रीट करेगा क्या, एस्ट्रोजन, और दोनों FSH और LH ये पीक पर चले जाते हैं। कब, किसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिडिल अवस्था में, यानी मिड अवस्था नहीं 14वें दिन जो होता है 14 डेज पे, इसको कहा जाता है LH सर्ज के नाम से जानते हैं, यानी एक सर्ज का फॉर्मेशन बढ़ जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। और ये इंड्यूस करता है, सो द इंड्यूस द रप्चर ऑफ द ग्रेफिन फॉलिक्यूल्स, यानी कि वो क्या करेगा, ऐसा देखिए LH की संख्या बढ़ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स अगर ना बढ़ जाए यानी कि LH सर्ज ना बने तो फिर जान लीजिए ग्रेफिन फॉलिक्यूल रप्चर ही नहीं करेगा, ओम निकलेगा ही नहीं। इसलिए इस अवस्था में ये रप्चर करेगा, ग्रेफिन फॉलिक्यूल क्या करेगा, रिलीज कर देगा अपने अंदर से एक ओवम सिक्रीट करना शुरू कर देगा, ओवम निकलेगा एंड ओवुलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्योंकि ओवुलेशन जब होता है तब इसको ल्यूटियल फेज के द्वारा होता है, जब तक नहीं हुआ जब तक नाम मैंने दूसरा दिया, लेकिन जब ओवा निकला तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब ये फॉलिकुलर फेज वहाँ पे था, यहाँ पर ल्यूटियल फेज क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर अब ओवुलेशन हो चुका है, ल्यूटियल फेज बना। इस टाइम आप देखेंगे कि जो रिमेनिंग पार्ट यानी जो बचा हुआ जो ग्रेफिन फॉलिक्यूल का भाग होता है ये ट्रांसफर्ड हो जाता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम में, इसीलिए इसका नाम ल्यूटियल फेज होता है, ध्यान देना। और ये आगे क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि हेल्प करता है, विच हेल्प टू द मेंटेन ऑफ द इंडोमेट्रियम। भैया अब इंडोमेट्रियम की लेरवा जो टूट चुकी है वो फिर से बना दीजिए, दोबारा इम्प्लांटेशन करना है ना, तो इसलिए ये हार्मोन्स हमारा क्या करता है,
अगला हार्मोन्स बनाना, और ये फिर इस लेयर को बनाना शुरू कर देता है जिससे इम्प्लांटेशन हो सके। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। भाई प्रेगनेंसी हो गई तो ये सब कहानी कहाँ हो पाएगा, फ्री हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप हो जाएंगे। इन एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन एब्सेंस हो जाता है तो आपको देखेंगे तो ये हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये डिजेनरेट हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट, समाप्त। ध्यान देना, हेल्प करेगा किसमें, चूँकि हेल्प करेगा डिसइंटीग्रेटेड द इंडोमेट्रियम। ये भी जब कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये इंडोमेट्रियम को डिसइंटीग्रेट करने में मदद करना शुरू कर देगा। फाइनली देखेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। आप जानते हैं कि मेल और फीमेल का फ्यूज कर दिया, फर्टिलाइजेशन है गैमेट का। और जब वही जो जायगोट बन जाते हैं, जायगोट की अलग अलग अवस्थाएं जो होती हैं, जब जाकर के यूटेरस की वॉल पे इम्प्लांट कर दी जाती हैं, थाप दी जाती हैं, उसी पे ग्रो करना शुरू कर देती है, तो उसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो देखेंगे ऑस्पर्म जानते हैं कि जब ओम की तरफ जाता है तो ओम के पास एक लेयर होती है जूना पेलुसिडा, उसको बेधना पड़ता है, छेदना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइड जो होता है, जब इसमें सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होता है तो सेकेंडरी पोलर बॉडी बना देती है, यानी जायगोट बन जाता है स्तमत अवस्था में। इसमें माइटोटिक डिवीजन चलेगा तो जायगोट हमारा क्लीवेज में चला जाता है। क्लीवेज जब 2, 4, 8, 16 जैसे सेल्स की अवस्थाओं में बदलता है तो उसका नाम हो जाता है ब्लास्टोमर कहा जाता है। एंड फाइनली आप देखेंगे जब एम्ब्रियो हमारा 8 से 16 अवस्था में आता है, यानी जब ब्लास्टोमर 8 और 16 सेल्स की अवस्था में आते हैं तब इसका नाम पड़ जाता है मारुला अवस्था कहते हैं। ध्यान से देखना, वो डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं। एंड फाइनली जो ब्लास्टोमर होता है किसी भी ब्लास्टोसिस्ट का, वो अरेंज हो जाता है कहाँ पर, आउटर लेयर ऑफ द, मतलब आउटर लेयर पर अरेंज हो जाता है। तो ये से जब ब्लास्टोमर किसी भी ब्लास्टोसिस्ट के आउटर लेयर पर अरेंज हो जाए तो ऐसी अवस्था को ट्रोपोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है ना, ये हो गया। एंड देखेंगे इम्प्लांटेशन, जब आफ्टर दिस जब ये प्रोसेस हो जाती है तो यहाँ पर दोस्तों एक कोरियोनिक विलाई नामक फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर, एक ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर बनता है और ये सराउंड हो जाता है यूटेराइन टिश्यू द्वारा और मैटरनल ब्लड के द्वारा। फाइनली देखेंगे जब बोथ, यानी कह सकते हैं कि जो जब आपस में ये इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड जब आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक यूनिट बनाती हैं, किसके बीच में, एम्ब्रियो यानी फिटस और मैटरनल ब्लड के द्वारा, जिसको कहा जाता है प्लेसेंटा। हिंदी में नाड़ कहते हैं ना, जो बच्चा माँ के पेट से या कह सकते हैं माँ से द्वारा भोजन वगैरह लेता है, एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ। तो ये ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट को रिमूव करता है, CO2 O2 वेस्ट को क्या करता है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या करता है, बाहर कर दिया जाता है एम्ब्रियो के द्वारा, थ्रू द, क्या होता है इसमें, क्योंकि लिखा है कि प्लेसेंटा कनेक्ट करता है टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है, इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। प्लेसेंटा ट्रांसफर करता O2 सब्सटेंस एक्ट एज द इंडोक्राइन टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लेसेंटा क्या करता है, ट्रांसफर करता O2 को और साथ ही साथ कुछ सब्सटेंस भी होते हैं, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो इंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है और प्रोड्यूस करता है अपने अंदर से बहुत स्पेशल टाइप के हार्मोन्स को, सेवरल टाइप ऑफ हार्मोन्स। एंड व्हाट इज द नेम, HCP, फुल फॉर्म भी आता है बोर्ड में, ध्यान देना, HCP ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है ना। एंड कुछ और हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, ये ध्यान देना, जैसे रिलैक्सेंस भी होते हैं, ध्यान देना, ये होते हैं HCG, HPG और रिलैक्सेंस, ये सब मिल करके क्या करते हैं, ये निकलते कब हैं, एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी इन द वोमेन, ठीक है। अदर होते हैं, जो अदर आपस में देखेंगे जो होते हैं, रस्ट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द मेटाबॉलिक चेंजेस, बाकी बचे हुए जो हार्मोन्स थे ये मेटाबॉलिक चेंजेस में मदद करते हैं, बाकी ये सब तो अपना काम ही कर रहे हैं। चाइल्ड बर्थ यानी डिलीवरी बच्चे का देना, और वहाँ पर एक हार्मोन्स निकलता है भाई ऑक्सीटोसिन, जो एक्ट एज करता है कहाँ पर, यूटेराइन मसल्स पर, जिससे जब माँ बच्चे को डिलीवर करती है बच्चे को तो क्या होता है, उसके पेन होता है बहुत ज़्यादा, यूटेराइन वॉल जो होती है बहुत कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो इंडोमेट्रियम लेयर में बड़ी तकलीफ होती है, तो उस दौरान ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन्स होता है उसको दर्द को सहने की तकलीफ को यानी बर्दाश्त करने की क्षमता उसको देता है। तो ध्यान देना, ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट है, जिसको पार्चुरेशन कहते हैं। और सिक्रीट द मिल्क टुवर्ड द प्रेगनेंसी प्रोसेस लैक्टेशन कहा जाता है। समझ में आया ना, बच्चे को जब प्रेगनेंसी की अवस्था के दौरान मिल्क सिक्रीट होना शुरू हो जाता है फीमेल्स बॉडी में, तो उसको बोलते हैं लैक्टेशन के नाम से जानते हैं। और उस समय जो मिल्क, फर्स्ट मिल्क जो होता है जब बच्चा सख्त करता है तो उसमें कोलेस्ट्रम की मात्रा देख लीजिए, कोलेस्ट्रम की मात्रा बहुत तगड़ी होती है। हालांकि कोलेस्ट्रम आप जानते हैं कि एंटीबॉडी की एक खजान है,
उसी में उस खदान में पड़ी रहती है। जो बच्चा हफ्ते 10 दिन तक 20 दिन तक माँ के दूध को नहीं पिलता है, यानी कि उसको अगर ना दिया जाए तो यानी कोलेस्ट्रॉल की बॉडी में उसका जाते ही नहीं है, यानी एक प्रकार से वो एंटीबॉडी जब शरीर में चली जाती है तो उसके लिए एक प्रकार से उसकी बॉडी को रजिस्ट कर देता है पैथोजन के प्रति, यानी किसी प्रकार के इन्फेक्शन को उस दौरान उसके शरीर में आने नहीं देता। इसीलिए बच्चे को स्टार्टिंग के दौरान मिल्क वहाँ से सख्त कराना चाहिए। समझ में आई बातें? ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने दिखाया है पूरा। ये जब 14 डेज़ पर आता है तो यहाँ पर LH FSH की बिल्कुल टॉप पर हो जाते हैं, ठीक है। यहीं पर रप्चरिंग होगा ग्रेफेन फॉलिकल्स का, तभी तो ओवम निकला है। तो ये टॉप पे चला गया, ये देख सकते हैं ओवुलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है यहाँ से। और ये हमारा यहाँ पर ओवेरियन, यहाँ पर कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स काम करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे देख सकते हैं किस तरह से आगे बढ़ते हैं, यूटेराइन इवेंट्स होते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स है निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये हमारा पिट्यूटरी हार्मोन्स है जिसमें FSH और LH आपके सामने शो कर दिए गए हैं। ये सब आपको ब्रेक डाउन करके आपको दिखाया गया किस तरह से वो इंडोमेट्रियम के लेयर और ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से दोस्तों ये चैप्टर्स हम लोगों का समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे और मज़ा भी आया होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर्स को दोस्तों कन्फाइन करके किस तरह से कम समय में उतारना था ये आपके सामने आपने देख लिया है। शुरू से अंत तक आप बने रहे होंगे तो बड़ा मज़ा आया होगा। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो इस चैप्टर से आप कोई भी प्रश्न बाहर से आने वाला नहीं है। तो ईमानदारी से पढ़िए और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब ना किए होंगे सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।